एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डीएसएसबी की ये थर्ड क्लास है जिसमें इंपोर्टेड जीके और जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग लाइन सेपरेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो हमें वो लाइन बतानी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन, हिंडरबर्ग लाइन, ड्यूरेंट लाइन या मैकमोहन लाइन? जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच है वो कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है। किसके बीच है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। विच आल्सो इंक्लूड व्हाट इज नाउ बांग्लादेश ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो जो रेड क्लिफ लाइन है ये डिवाइड करती है इंडिया और पाकिस्तान, और किसके द्वारा ये की गई थी, मतलब किसके नाम पे इसका नाम रखा गया है? सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे। ठीक है, तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। और कब ये मतलब खींची गई थी, कब ये लगाई गई थी? 12 नवंबर 1896 को। कब? 12 नवंबर 1896 को। ठीक है, इसमें ब्रिटिश और अफगानिस्तान टेरिटरी को अलग किया गया था। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच ये लगाई गई थी। अब दूसरी लाइन है मैकमोहन लाइन। ये चाइना और इंडिया के बीच है। किसके? चाइना और इंडिया का जो रीजन है ईस्टर्न हिमालय रीजन। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय रीजन और चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ ईस्टर्न हिमालय और इंडिया रीजन के बीच है। कौन सी है? मैकमोहन लाइन। तो ये भी लिख सकते हैं चाइना एंड इंडिया के बीच है। ठीक है, और ये जो लाइन है वो डिटरमाइन की गई थी किसके द्वारा? सर हेनरी मैकमोहन। देखिए इनका जो सरनेम है मैकमोहन, इन्हीं के नाम से लाइन बनी है। जैसे सर हेनरी मैकमोहन हो गया, और यहाँ पे क्या था? सिरिल रेडक्लिफ, इसके नाम से। ये एक ब्रिटिश फॉरेनर सेक्रेटरी थे इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया में। इन्होंने इट इज़ कॉल्ड द मैकमोहन लाइन आफ्टर हिज नेम। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? 890 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो 3 इंपॉर्टेंट लाइन हमने कर ली है, ड्यूरेंट लाइन, मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माउंटेन्स इज हिमालय? हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? अवशिष्ट, भ्रंश पर्वत, वलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत? जो हिमालय है वो क्या है? फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन को हिंदी में क्या कहते हैं? वलित पर्वत। क्या है? वलित पर्वत। तो इसका आंसर क्या हो गया? जो हिमालयाज है वो कौन से टाइप के माउंटेन है? वो है वलित पर्वत, यानी फोल्ड माउंटेन। हिमालय का जन्म कैसे हुआ, मतलब हिमालय कैसे बना? इट इज अ फॉर्म्ड ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन, मतलब जो इंडियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी, 50 मिलियन साल पहले ये दोनों प्लेट्स क्या करी थी? आपस में टकराई थी, और उनके टकराने से कुछ भाग ऐसे उबड़ खाबड़ हो गए थे, और उनसे ही हिमालय का क्या हुआ? ओरिजिन हुआ। हिमालय माउंटेन्स का जो रेंज है वो कैसे बनी? कैसे बनी? यूरेशियन प्लेट थी और इंडियन प्लेट थी। ठीक है, उनके बीच क्या हुआ? कोलिजन हुआ। उनके कोलिजन से जो टकराव हुआ था उनसे ये फोल्ड माउंटेन बनी। फोल्ड माउंटेन अकर्स नियर कन्वर्जेंट और कंप्रेशनल प्लेट बाउंड्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने मैं क्वेश्चन को आ रही हूँ प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो और तभी हम इनको डिटेल में कर रहे हैं ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ना रह जाए। मोरुलेम गोवा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? मोरुलम इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस है। किसका? गोवा का। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है, मोरुलम क्या है? एक नृत्य है, और कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है गोवा में। ड्यूरिंग द विच फेस्टिवल? तो क्वेश्चन ये है किस फेस्टिवल के दौरान ये जो नृत्य है वो किया जाता है? तो ये कार्निवल फेस्टिवल, लोकरंग फेस्टिवल, सनबर्न या शिग्मो फेस्टिवल? जो शिग्मो फेस्टिवल है ये शिग्मो फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। गोवा में कौन सा नृत्य है? मोरुलम। और जो मोरुलम है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है पिकॉक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो मोरुलम नृत्य है
उसमें मोरुलम का अर्थ क्या है, लिटरली उसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग किससे रिलेटेड करते हैं, पिकॉक से करते हैं। जो इसमें है, जो डांसर इसमें क्या करते हैं, पिकॉक फैदर के कपड़े पहनते हैं, ऑन हिज हेड गियर, मतलब अपने सर पे पिकॉक फैदर पहन लेते हैं। और द डांस मूवमेंट डू नॉट ऑलवेज इमिटेट दैट ऑफ ए पिकॉक। ठीक है, इसमें जो मेन क्वेश्चन कितने बन गए कि मोरुलम जो वो ट्रेडिशनल डांस है कौन से स्टेट का है, गोवा का है। मोरुलम का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, पिकॉक है। और किस मतलब ड्यूरिंग किस फेस्टिवल के दौरान ये डांस किया जाता है, तो सिग्मो फेस्टिवल के दौरान ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रान की वाव और क्वींस स्टेप वेल इज अ यूनिक स्टेप वेल है जो लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है। रानी की वाव या रानी की बावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक अनोखी बावड़ी है। तो रान की वाव कहाँ पे है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। रान की वाव का आंसर जो है वो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात के कौन से शहर में, ये भी जरूरी है, पाटन शहर। पाटन शहर कहाँ पे है, ये गुजरात में है, द टाउन ऑफ पाटन इन द गुजरात। ठीक है, क्या नाम है, रान की वाव। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी लोकेट है, इसका नाम किसका, रान की वाव, रानी की बावड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। क्या, रानी की वाव, रानी की वाव किस नदी के किनारे है, ये सरस्वती नदी के किनारे है, पाटन शहर में है, और जो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हेड, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या जेनेवा। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का जो पहला सेशन हुआ था, जो पहली जनरल असेंबली हुई थी, वो 10 जनवरी 1946 को हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी, लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में हुई थी। और 51 नेशंस जो थे वो रिप्रेजेंटिंग, मतलब उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था, उस सेशन को अटेंड किया था। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, जिसको हम अर्थ सबमिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, जनरल असेंबली, तो 1946 में हुई थी और लंदन में हुई थी। अगर आपसे अर्थ सबमिट पूछी जाए, पहली अर्थ सबमिट वो कहाँ पे हुई थी, रियो दी जेनेरियो। रियो दी जेनेरियो जो है वो ब्राजील में पड़ता है, और 1992 में ये सबमिट हुई थी। द इंडियन काउंसिल एक्ट पास्ड इन 1909 was popularly known as, जो 1909 में पारित भारतीय परिषद अधिनियम है उसको लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है, चार्टर्ड एक्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स या पिट्स एक्ट या वेवेल प्लान। तो 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। उस टाइम जो वायसराय थे इंडिया के, कौन थे, ड्यूरिंग दैट टाइम लॉर्ड मार्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी थे। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो थे वो वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो वायसराय थे और लॉर्ड मार्ले क्या थे, सेक्रेटरी थे। तो इन दोनों के नाम से मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में है वो एक्ट पास हुआ, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। अब हम लॉर्ड रिपन, ये देखिए ये मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो कब हुआ था, 1882 में, और किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, विच वॉज इनएक्टेड 1878 ड्यूरिंग द एंग्लो अफगान वार। मतलब आपको ये पता होना चाहिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किस वायसराय के हेड रिपील्ड द वायसराय कौन सा था, लॉर्ड रिपन, 1882 में। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या है, 1880 से 1884 का इसका कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृणाली साराभाई वाज ट्रेंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। मृणाली साराभाई जो है वो किस नृत्य शैली में प्रशिक्षित की गई थी, मतलब कौन सी ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, लावणी, बिहू,
भरतनाट्यम या गौतिब। तो ये जो मृणालिनी जो साराबाई थी ये भरतनाट्यम से रिलेटेड थी। किससे? भरतनाट्यम से। ये एक इंडियन क्लासिकल डांसर है और कोरियोग्राफर है और इन्होंने फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, कौन थे? फेमस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई से शादी की थी। और जो मृणाली साराभाई है इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पद्मश्री। 1965 में इनको पद्मश्री मिला है और पद्म भूषण मिला है 1992 में। 1992 में पद्म भूषण मिला है और 1965 में किससे नवाजित किया गया है? पद्मश्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग्स द फॉलोइंग who became the first chairman of planning commission in 1950। निम्नलिखित में से 1950 में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो पहले अध्यक्ष थे प्लानिंग कमीशन के वो बने थे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950 में। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था 1951 में and 2 subsequent 5 years plan were formulated until 1965। और उसके बाद क्या हुआ था? ब्रेक हुआ था बिकॉज ऑफ इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 1965 के बाद क्या लिया गया? एक ब्रेक लिया गया। कितने साल का ब्रेक था? एक 2 साल का ब्रेक था। ठीक है, और 1951 में 5 years प्लान फॉर्मुलेट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूलता मीनार। झूलता मीनार इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। झूलता मीनार जो लोकेट है वो किस स्टेट में लोकेट है इंडिया के? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो झूलता मीनार कहाँ पे? इसे स्विमिंग माइनरेट्स भी बोलते हैं, स्विमिंग माइनरेट्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में पड़ती है, गुजरात के सुल्तानवार सल्तनतवार। ठीक है, 500 ईयर्स ओल्ड है, लोकेट है सक्कर बाजार ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद के सक्कर बाजार में लोकेट है और इट इज इनिशियली पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? सिद्दी बाशीर मॉस्क्यू, ये मस्जिद है उसका एक पार्ट है। Which among the following national park is located in मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? केबुल लामजो नेशनल पार्क, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट तो आपको पता ही है कहाँ पे है, नगर होल नेशनल पार्क। तो चलिए आप इसका कमेंट में आंसर दीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है वो लोकेट का करता है मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर की बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया 1966 में। नेशनल पार्क जब ये बना है 1977 में, एस्टैब्लिश्ड एज ए नेशनल पार्क के रूप में 1977 में। टोटल एरिया कितना है? 40.00 किलोमीटर स्क्वायर पे है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसकी? ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मतलब इसमें ऐसे छोटे से ऐसे बने हुए हैं घास के और वो तैरता हुआ, वो पानी के साथ ऐसे तैरते रहते हैं। तो ये वर्ल्ड का क्या है? ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है? मणिपुर में स्थित है। क्या नाम है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इंद्रावती नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या नर्मदा। तो इंद्रावती किसकी है? गोदावरी नदी की, गोदावरी नदी की। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो भी प्रीवियस ईयर्स में आया था, गोदावरी नदी की ही सहायक नदी थी, उसका नाम क्या था? मंजीरा या मांजरा। मंजीरा या मांजरा भी किसकी नदी है? किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की है। अब ये कहाँ से निकलती है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम त्रिम्बेश्वर इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और कहाँ पे बहती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके। कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद होनी चाहिए, किसकी? गोदावरी नदी की। लेफ्ट बैंक से और राइट बैंक से। लेफ्ट बैंक से ट्रिब्यूटरी है बंगंगा, काडवा, शिवना, पूर्णा, कदम,
प्रणीता, इंद्रावती, तालीपेरू, साबरी एंड धरना। और राइट बैंक से कौन कौन सी है? नसरदी, परवरा, सिंधाना, मंजीरा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इंद्रावती भी आ चुका है। और एक और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पूर्णा, तालीपुरा, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। मन्नेर, किन्नर साइनी। तो ये जो सारी है ये राइट बैंक की है, ये लेफ्ट बैंक की है, ये आप देख लेना। और इसमें जो ये इससे रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, गोदावरी नदी की सहायक नदी से। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। पिकू एकेडमी के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए और ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।